जय हिंद। जय भारत। वंदे मातरम। मैं रविंद्र भोजी। साथियों, आज एक अहम टॉपिक, सेना हो या पैरामिलिट्री फोर्स हो, उसमें जवान को उनका हक क्यों नहीं मिल पा रहा है। इसका सबसे बड़ा कारण है जागरूकता। जवान को अपने हक के बारे में नहीं पता होना सबसे बड़ी एक कमी है, और इस कमी को हम लोग मिलकर सुधार सकते हैं। हम अपनी आवाज को सरकार तक पहुंचा सकते हैं, लेकिन इस आवाज को हम नहीं पहुंचा पा रहे हैं। उसका सबसे बड़ा कारण है हमारे ही ओआर रैंक जवान जैशों के बीच में सबसे बड़े चमचे। आज उन चमचों को ये लगता है कि जो हमें मिल रहा है वो अधिकारियों की देन है। वो आज भी अधिकारियों को अपना भगवान मानते हैं कि साहब ने जो कर दिया फाइनल है। आपको 2 दिन पहले का एक न्यूज आपने सुना होगा कि एक कमांडेंट के बंगले पर एक ड्यूटी कर रहा था एक जवान, और उसने रात में एक अमरूद तोड़कर खा लिया। उस अमरूद तोड़ने के ऊपर सूबेदार साहब ने उसको शोकेस नोटिस थमा दिया कि कारण बताओ नोटिस कि आपने अमरूद तोड़ा और आप पर कार्रवाई क्यों ना हो। अब आप इतना समझ लो कि एक आप सरकारी बंगला, कमांडेंट का वो बाप का कोई पर्सनल मकान नहीं था, लेकिन अफसोस ये है कि अधिकारियों को सरकार ही दे रही है, उनको भी बंगले, आवास, सब कुछ सैलरी सरकार देती है, लेकिन अधिकारी और उनके बच्चों को ये लगता है कि वो हमारे बाप का बंगला है। और चमचों को भी लगता है कि उन्हीं का बंगला था, उसमें अमरूद तोड़ लिया तो बहुत बड़ा गुनाह कर दिया और तुम्हारे को नोटिस थमा दिया गया। और दूसरी तरफ तुम्हारे को भी सरकार ही क्वार्टर देती है, सरकार ही तनख्वाह देती है, लेकिन जब चाहे अधिकारी तुम्हारा चुटकियों में आवास खाली करा देगा कि तुम खाली करो। उनके बीवी बच्चे भी आज जवानों को अपना गुलाम समझते हैं। किसको नहीं पता ये चीजें। आज सरकारी संसाधन पर पूरा हक वो लोग जमाए बैठे हैं। आपका अगर बच्चा बीमार है, आप खुद बीमार हो, आपको सरकारी गाड़ी मिले ना मिले, लेकिन उनके कुत्ते को भी सरकारी गाड़ी मिलती है। किसको नहीं पता ये चीजें। पूरे देश को ये पता है। हमारे न्यायालय तक ये चीजें, मैं खुद सुप्रीम कोर्ट तक ले जाने वाला पहला व्यक्ति मैं हूं, जिसने इस सहायक प्रथा के केस को सेना और पैरामिलिट्री के सुप्रीम कोर्ट में लेके गया, लेकिन कहीं सुनवाई नहीं हुई। हमारी संसद में कमेटी बनाई गई, उसने भी कहा कि भाई हाँ इसमें सुधार होना चाहिए। बहुत से हाई कोर्ट ने कहा इसमें सुधार होना चाहिए। खुद सुप्रीम कोर्ट ने जब मैं केस लेकर गया कि हाँ इसमें सुधार तो होना चाहिए, लेकिन अभी आप बाहर आ गए और आप सिर्फ जवानों को जागरूक करो कि वर्दी पहनकर जवान कुत्ते घुमाते हुए, बूट पॉलिश करते हुए अच्छा नहीं लगता। ये सबको पता है, देश के नेताओं को भी पता है, सब लोगों को पता है। उसके बावजूद हमारे अधिकारी आज भी अपने आप को अंग्रेज समझते हैं। उनके बच्चे भी अपने आप को आज ब्रिटिश का वही अधिकारी का बच्चा समझता है, और आपको गुलाम और नौकर की नज़र से समझता है कि भैया, अगर उसका बच्चा भी कहेंगे ना भैया आप ये काम करो, तो दौड़ कर जवान करता है। अगर मैडम ने कह दिया कि एसएम साहब को 10 बंदे भेजना है तो 10 ही भेज देगा, और उसी एसएम साहब को किसी जवान ने कह दिया कि साहब छुट्टी जाना है, बोले नहीं है, मेरे को पता नहीं, बंदे नहीं है। तो इसका सबसे बड़ा कारण तो हम लोगों के अपने हक के बारे में पता नहीं होना, और दूसरा है कि हमारी एकजुट हम है नहीं, और हमारी आवाज को जहां पहुंचाना चाहिए वहां हम पहुंचा नहीं रहे। हम मांग रहे हैं कि हमारे को बराबर एमएसपी चाहिए, बराबर ओआरओपी चाहिए, हमारे को डिसेबिलिटी बराबर चाहिए, लेकिन बराबर कभी मिलेगी नहीं। और उसका कारण है कि हम लोग अपनी आवाज को पहुंचा नहीं पा रहे। हमारे चमचे सर सब ठीक है, सब ठीक है, इस तरह कह देते हैं, इसलिए हमारी आवाज जहां पहुंचनी चाहिए वहां पहुंचती नहीं है। आपकी इस आवाज को पहुंचाने के लिए मैंने सुप्रीम कोर्ट में केस डाला। 2017, 19, 21 लगातार दिल्ली में धरने दिए, हाई कोर्ट में केस लेके गए,
कितने ही हमारे राष्ट्रपति महोदय, रक्षा मंत्री, प्रधानमंत्री को चिट्ठियां लिखी, यहाँ तक कि खुद कार्यालय में जाकर, राष्ट्रपति कार्यालय, रक्षा मंत्री कार्यालय, प्रधानमंत्री ऑफिस में जा जाकर ये चीजें कहा। हमने अपनी धीरे 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 कोशिश की और उस कोशिश का असर हुआ। जब विपिन रावत जी सीडीएस थे उस समय मैंने दिल्ली में धरना भी दिया था और उन्होंने बुलाया कि भैया आप बार बार धरना दे रहे हो, कोर्ट में लीजिए लेके जा रहे हो, और अब हमें भी लगता है कि इनमें सुधार होना चाहिए। और विपिन रावत साहब ने पहली बार कहा था कि 10,000 सिविल सहायक भर्ती करेंगे और जवानों का स्टैंडर्ड हम अप करेंगे। जवान कम उम्र में नौकरी छोड़ जाता है, इसके विषय में हम सोचेंगे। ये विपिन रावत साहब ने स्वीकार किया था सीडीएस रहते हुए, और ऊपर तक ये बातें भी पहुंचाई थी। बाद में एक हादसा होना, उनका और उनके साथियों का हेलीकॉप्टर क्रैश होना, और 10,000 सिविल सहायक भर्ती ना करके एकाएक अग्निवीर योजना लाना, जो पूरे जवानों पर थोपना, ये किसी को नहीं दिखाई दे रहा कि एक बहुत बड़ी एक साजिश है। लेकिन हम देशवासियों को समझाना चाहेंगे तो देशवासियों को तो, कुछ लोगों को तो पता ही नहीं है। ट्विटर पर कल मैंने एक वीडियो रखा था सोशल मीडिया के जरिए, इसमें भी डाला है कि एक अग्निवीर को सेना मेडल दिया गया। तो उसमें सिविलियन जनता तो ठीक है, वाहवाही कर रही है, भाई अग्निवीर ने बहुत अच्छा काम किया शॉर्ट सर्विस होते हुए भी। लेकिन मैंने पॉइंट उठाया कि शॉर्ट सर्विस होते हुए भी अग्निवीर अच्छा काम कर रहे हैं, अपनी ड्यूटी अच्छी निभा रहे हैं, लेकिन सरकार उनके साथ भेदभाव कर रही है। सबसे बड़ा विषय जो यहाँ से शुरू होता है कि भेदभाव, जवान और जैसियों के साथ पहले भी भेदभाव होता था, जिसकी हम लगातार लड़ाई लड़ रहे थे। विपिन रावत साहब ने उस समय, मनोहर पारिकर जी रक्षा मंत्री जी थे, हम उनसे भी मिले, उन्होंने भी कुछ सुधार के संकेत दिए। ये खुद राजनाथ जी कहते थे कि यहाँ कुछ सुधार करेंगे। लेकिन आखिर इनसे ऊपर कौन है? कौन ऐसे वो लोग हैं जो नहीं चाहते कि हकीकत में सुधार हो? इसका किसी को कोई पता नहीं है। भेदभाव हम जनता के सामने रखते हैं, लेकिन ट्विटर में कुछ हमारे ही चमचों की या तो नकली आईडी बनाकर, जैसे कल एक नकली आईडी बनाकर एक बंदा लिख रहा था, तुम्हें क्या पता अग्निवीर खुश हैं। मैं देशवासियों से पूछना चाहता हूं, आपके आसपास जो भी अग्निवीर हैं, छुट्टी आ रहे हैं अग्निवीर, एक बार उनसे बैठकर दिल से प्यार से पूछना कि आप लोग खुश हो क्या? जब वो ड्यूटी 24 घंटे की कर रहे हैं, हर वो काम कर रहे हैं जो पुराना सिपाही कर रहा है, वही अग्निवीर भी कर रहा है, सीने पर गोली भी खा रहा है, बहुत से अग्निवीर शहीद भी हुए हैं, लेकिन उस अग्निवीर को मात्र 21,000 रुपये दिया जा रहा है और दूसरे को पूरी पेमेंट मिल रही है, तो क्या उसका दिल में खुशी होगी? जो कल मैंने लिखा था कि होमगार्ड से भी कम सैलरी, एक बंदे ने लिखा कि कितनी सैलरी है तुम्हें कुछ पता ही नहीं है, अग्निवीर तो खुश है। अरे भैया, खुश हो सकता है क्या? 21,000 रुपये उसे मिल रहा है और दूसरे को 50 से 60,000 मिल रहा है, सेम ही ड्यूटी है। उस परमानेंट सैनिक को 3 महीने की छुट्टी दी जाती है, उसको 1 महीने की छुट्टी दी जा रही है। उसको शादी नहीं करने की सलाह दी जा रही है, क्योंकि शादी करेगा और वो शहीद हो गया तो पेंशन नहीं देनी पड़ेगी उनके बच्चों को, माँ बाप को। एक बंदे ने लिखा कि कितने सबको शहीद का दर्जा देते हैं, कितने अग्निवीर हुए हैं, मिला है, ऐसा नाम बताओ कि जिनको नहीं मिला। राजस्थान के ही 2-3 अग्निवीर शहीद हुए हैं, पंजाब का अग्निवीर शहीद हुआ है। मैंने राजस्थान के एक पैरा का जो अग्निवीर शहीद हुआ था, उसके माँ बाप से बात की, उनको पूछा आपको शहीद का दर्जा मिल गया? हाँ साहब, पैसे तो मिले हैं। मगर पेंशन मिल रही है? बोले जी पेंशन तो नहीं मिल रही। क्यों? वो बोलते हैं कि अगर शादी हो जाती तो पेंशन हम दे देते, शादी हो जाती तो पेंशन हम दे देते, लेकिन माँ बाप को नहीं देंगे, ये नियम है। और दूसरी तरफ पता चला कि उस अग्निवीर की शादी हो रखी है, उसका एक बच्चा भी है, लेकिन उसको डरा दिया कि तुम बताओगे तो तुम्हें बेनिफिट ही नहीं मिलेगा। मतलब शादी हुई, उसको बताने नहीं दिया, माँ बाप को पेंशन दी नहीं। आज वो अग्निवीर शहीद हो गया, लेकिन उसकी विधवा, वो पत्नी, उसके बच्चे का क्या हाल होगा, उसके माँ बाप का क्या हाल होगा जिनको पेंशन नहीं दी जा रही। बल्कि बाकी और जो सैनिक हैं, अगर वो शहीद होता है तो उसके मरने के बाद में उसका माँ बाप को पेंशन, बीवी है तो बीवी को पेंशन, और बच्चों को नौकरी, सब कुछ दी जाती है। लेकिन ये अग्निवीरों के लिए नहीं है। क्या अग्निवीर खुश हैं इसके बावजूद भी? नौकरी चाहे 4 साल की हो, चाहे कितनी भी हो, समान वेतन जब हमारा न्यायालय कहता है
तो क्यों नहीं इनको एक समान वेतन दिया जाता। लेकिन ये एक सरकार की सोची समझी रणनीति थी, डिवाइड एंड रूल बोलते हैं ना, फूट डालो और राज करो। ये हमारे जवान आज तक नहीं समझ पाए हैं। पहले हम अपने भेदभाव के लिए लड़ रहे थे, पहले भी मैंने जो कोर्ट में केस डाला था उसमें यही तो मुद्दे रखे थे हमने कि भाई जवान जेसीओ की जब पेमेंट से कभी नहीं कहते कि हमारे को उनकी बराबर पेमेंट दो। लेकिन आप आज विदेशों की तरफ पर तर्ज पर फौज को नई टेक्नोलॉजी में लेकर आए हो, फौज को हाईटेक करने की कोशिश कर रहे हो, तो विदेशों में आप पता करो कि जवान की सैलरी कितनी है, उसको कितनी फैसिलिटी दी जाती है। ठीक है, यूएनओ में हमारे साथी जाते हैं, हमें पता है कि हमारी सैलरी को किस तरह तोड़ मोड़ जाता है। लेकिन उसके बावजूद हमारी इन्होंने नहीं छोड़ा। हमने क्या कहा था कि भाई अगर -40 डिग्री टेम्परेचर में एक जवान खड़ा है, एक जेसीओज खड़ा है और एक अधिकारी, तो क्या सर्दी मौसम उसके अनुसार लगता है क्या उसको कि जेसीओ को जवान को कम लगेगा फिर जेसीओ को और अफसर को ज़्यादा लगेगा? ऐसा होता है क्या? पाकिस्तान से आने वाली गोली अगर किसी के सीने में धसेगी तो वो ऐसे धसेगी कि अग्निवीर का सीना है तो मैं इसमें नहीं जाऊं, ये जवान का सीना है तो इसमें कम जाऊंगा, जेसीओ और फिर अधिकारी का सीना है तो इसमें मैं धस जाऊंगी। इस तरह की कोई अलग अलग बुलेट बनी है क्या? सभी को समान बुलेट लगती है, सभी को समान सर्दी लगती है, सभी को भूख समान लगती है। लेकिन हमारे हिंदुस्तान में, बाकी फिर कह रहा हूँ कि किसी अदर कंट्री में नहीं है, ये अंग्रेजों की देन है जो हिंदुस्तान में आज भी अलाउंस अलग अलग मिलता है, सर्दी में भोजन अलग अलग सर्दियों में। उसी तरह तनख्वाह अभी तक तो पुराने जवानों की, जेसीओ की और अधिकारियों की अलग अलग थी, अब अग्निवीरों की तो बिल्कुल ही खत्म कर दी गई। ये एक सोची समझी रणनीति है। बोलते हैं कि हम, एक ने लिखा कि तुम्हें क्या पता अग्निवीरों के फायदे, फौज को यंग कर रहे हैं। क्या घंटा यंग होंगे? पहले सिपाही भर्ती होता था 15 साल में रिटायर हो जाता था, यानी वो 17 का भर्ती होता था, तकरीबन 15 साल के बाद में 30-31 में वो रिटायर हो जाता था। अब तो 4 साल और अग्निवीर रहेगा और फिर परमानेंट बनेगा और फिर 15 करके रिटायर होगा। तो वो जहां 15 में आता था 20 में आएगा, जो हमारी परमानेंट पोस्ट तो वही मानी जाएगी ना। तो वो सर्विस एज बढ़ रही है या घट रही है? ये हमारे जनरल वर्मा साहब ने, बहुत से और रिटायर्ड जनरल हैं, मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल, बहुत से लोगों ने बताया सरकार को, लेकिन सरकार सुनना नहीं चाहती क्योंकि उनकी तरफ से तो वही ईगो वाला बात है कि हमारी स्कीम है हमने निकाल दी। तो ये सरकार का जो ईगो है वो तो अपनी जगह है। सरकार धीरे धीरे कहती भी है, वो जो बहुत से साथी कमेंट्स लिखते हैं, खैर उनको तो जवाब ही क्या देना, या तो नकली आईडी बनाकर बैठे हैं या वो ऐसे चमचे हैं जो फौज में भर्ती तो हो गए लेकिन वो भर्ती होने के बाद में डोलू पकड़कर वो सेवादारी करते रहे हैं। वो चाहे नायक, हवलदार, जेसीओ, पता नहीं कौन सा रैंक लेकर आगे, लेकिन उन्होंने कभी हथियार का मुंह नहीं देखा, कभी ड्यूटी नहीं दी, कभी बॉर्डर पर नहीं गए। वो लोग फिर कमेंट्स करते तुम्हें क्या पता अग्निवीर स्कीम कैसी है, सरकार की क्या मंशा है। उनको अगर पूछा जाए ना कि AK-47 की गोली या पिस्टल की मार कितनी है, SLR कितनी दूर मार करती है, SLR में कितने राउंड आते हैं, LMG कहाँ तक मार करती है, अगर उनसे 4 सवाल भी कर दिए जाए ना, वो बता नहीं पाएंगे। वो सिर्फ इतना ही बता सकते हैं कि साहब के कुत्ते को कितना भोजन खिलाया, मैम साहब के कपड़े कितने बार प्रेस होते हैं, साहब के इस बच्चे कितने एजुकेशन में पढ़ रहे हैं, बूट को कैसे रगड़ना है, वो सिर्फ वो बता सकते हैं। लेकिन वो ट्विटर में ऐसे बड़े बड़े वो लगाकर देशभक्ति की आईडी बनाकर वो कहते हैं कि रविंद्र फौजी को कुछ पता नहीं है। रविंद्र फौजी को कुछ पता नहीं था, लेकिन रविंद्र फौजी के साथ रविंद्र फौजी ने सिस्टम के तहत चैनल बनाया। 10 लाख सैनिक मेरे से जुड़े हुए थे, वो सेना और पैरामिलिट्री के जवान ही थे। अगर रविंद्र फौजी गलत था तो सब तो गलत नहीं थे। विपिन रावत साहब जिसने ये चीज़ें मानी कि हाँ ये भेदभाव है और ये बंद करेंगे, हम कोशिश करेंगे, लेकिन उनका हादसा होना, उसके बाद ये नई स्कीम का आना और इस तरह स्कीम में कमियां, और खुद अब सरकार बार बार कहती है कि हाँ इसकी कमियों को दुरुस्त करेंगे, कमियों को दुरुस्त करेंगे। बहुत से रिटायर्ड जनरल उस समय नहीं बोले, नरवणे साहब जैसे, अब बोल रहे हैं कि हाँ होना चाहिए। अगर उसी समय रहते तो ये सेना पर इस तरह की स्कीम नहीं थुकती। और ये मैं कहना चाहता हूँ अधिकारियों को, अच्छे अधिकारी तो समझते हैं, लेकिन जो अधिकारी इस समय सरकार की चमचागिरी और चापलूसी में लगे हुए हैं, MP MLA बनने के चक्कर में, वो चंद एक तो फायदा उठा जाएंगे, लेकिन अगला टारगेट आप लोगों पर भी गिरेगा। धीरे धीरे सबकी पेंशन बंद हो जाएगी। ये OROP का, MSP का जो ख्वाब देख रहे हो ना, सब खत्म हो जाएगा, क्योंकि 4 साल वाली फौज रह जाएगी। इनका विचार है कि हम रोबोट से या नई टेक्नोलॉजी से देश की सुरक्षा कर लेंगे।
जबकि जहाँ रोबोट और वगैरह से सुरक्षा होती है उन देशों की बाउंड्री और हमारे देश की जो बाउंड्री है ना, हमारे देश की सरहद है, किस तरह हमारा देश दुश्मनों से घिरा हुआ है, किस तरह हमारी प्रकृति अलग अलग जगह में कैसे कैसे नेचर, कहीं पहाड़ियाँ हैं तो कहीं जंगल है तो कहीं झाड़ है तो कहीं पहाड़ है, ठीक है, कहीं बर्फ है, जहाँ आपका रोबोट फेल हो जाएगा। मशीनरी उतना ही काम करती है जितना उसके अंदर भरा हुआ होता है, और उसको चलाने के लिए भी आदमी चलता है। लेकिन जो हिंदुस्तानी जवानों का जो दिल है वो किसी रोबोट में नहीं है। इसलिए बाहर की वर्ल्ड में फेमस है कि हिंदुस्तानी जवान और बाहर के अफसर, लेकिन हमारे अधिकारी आज भी अंग्रेज बनने के चक्कर में, नहीं तो हमारा हिंदुस्तान नंबर 1 होता और होगा किसी दिन, लेकिन कुछ कारणों की वजह से, अपने ईगो को नहीं छोड़ने की वजह से। अरे हमें ऐतराज थोड़ी, आपको बूट पुलिस करना है, बंदे रखना है, सिविलियन भर्ती करो, रखो, 1 रखो, 4 रखो, लेकिन आपको ऑथराइजेशन से ज़्यादा चाहिए। एक कर्नल है ना, वो 1 लागू है, तुम्हें कर्नल को भी 5 चाहिए, फिर ब्रिगेडियर बन गया तो उसको 10 चाहिए दिखावे के लिए, चाहे सड़क कुछ भी नहीं हो, लेकिन उनके बंगले में खड़े होने चाहिए। स्टेटस होता है उनकी वाइफ का, मेरे यहाँ ये है, मेरे यहाँ वो है। ये स्टेटस बाहर आते ही आपका ख़त्म हो जाता है। बाहर आपको कोई सिविल